डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा की। डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो किसी का नेम जैसे यहाँ पे एक नेम हम लेते हैं अंकुश। अंकुश क्या है? डेटा है। या फिर एज, किसी का एज, तो ये जो नंबर दिख रहा है 23, ये क्या है? डेटा है। तो इसी को हम कहते हैं डेटा। और डेटा स्ट्रक्चर दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर। इसलिए आपको डेटा के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज के इस इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानने के बाद हम आपको बताएंगे डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, ठीक है, किस लिए डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो देखेंगे हम। उसके बाद आपने सुना होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो ये एल्गोरिदम क्या होता है, हम एल्गोरिदम को भी देखेंगे और एल्गोरिदम की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और एल्गोरिदम हम प्रैक्टिकली आपको कैसे लिखा जाता है वो शो करके दिखाएंगे, और उस एल्गोरिदम को रियल में प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये होगा हमारा कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का सीरीज़। तो चलिए सबसे पहले हम व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? Organized collection of data in particular format called data structure. Data structure is a technique or method of study how the data are interrelated to each other logically or mathematically. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेटा किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है तो वही कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर में हम यही देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम यही देखते हैं कि डेटा कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है लॉजिकली और मैथमेटिकली, ठीक है, यही होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हम आपको एग्जांपल शो करें समझाने के लिए, मान के चलो हम लिंक लिस्ट का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डेटा स्ट्रक्चर का, लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होता है? दो पार्ट होता है, एक होता है डेटा। मान लो पहले हम एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है, ये अंकित क्या है? अंकित हमारा डेटा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब लिंक लिस्ट में दो पार्ट होता है, एक होता है डेटा पार्ट और एक होता है लिंक पार्ट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा लिंक लिस्ट का भी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस होगा, ये एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं एड्रेस। लिंक लिस्ट स्टार्टिंग होता है 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था पर आप इग्नोर करिएगा उसको, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे किसी भी एड्रेस में कोई भी डेटा जाके ये स्टोर हो सकता है। मान लीजिए ए यहाँ पे स्टोर हो गया, एन यहाँ पे, के, आई, उसके बाद टी यहाँ स्टोर हो गया। तो अब इसको हम फेच कैसे करेंगे? हम इस लिंक की मदद से क्या करेंगे? फेच करेंगे, डेटा को लिंक करेंगे, एक दूसरे से इंटर रिलेट करेंगे। तो अगर फेच करने का बारी आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे, हमारा डेटा अंकित है ना, ए से स्टार्ट हो रहा, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा 4 से, तो ए को हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमें कहाँ जाना है? एन में जाना है। तो एन कहाँ पे है? यहाँ पे। एन का एड्रेस क्या है? 7। तो यहाँ पे हम ए में एन का एड्रेस यानी नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस पास करेंगे। तो ए के बाद 7 में जाएंगे हम, एन मिला यहाँ पे हमें। एन के बाद हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है के के पास। तो के यहाँ पे, के का एड्रेस क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो एन में नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 2 है, तो अभी यहाँ पे के आएगा। उसके बाद क्या होगा? के बाद हमें आई के पास जाना, आई यहाँ पे है, तो आई का एड्रेस है 3, तो यहाँ पे हम 3 पास करेंगे नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, तो अभी आई आ जाएगा। उसके बाद आई के बाद हमें टी चाहिए, तो टी का एड्रेस क्या है? 6, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 पास करेंगे आई में, तो 6 यहाँ पे है, तो टी यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो आप देखो हमारा डेटा हम फेच कर लिए। और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? एंडिंग में नल होगा, नल वैल्यूज, ठीक है, नल से एंड होगा। स्टार्ट होता है 1 से एड्रेस लिंक लिस्ट का, याद रखिएगा। तो ये हो गया लिंक लिस्ट के थ्रू हमने आपको बताया कि कैसे डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है और कैसे हम उन्हें डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक के थ्रू फेच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बेटर तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम 2-2 का अगर बना दें यहाँ पे नोड, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ए रहेगा, हम सबका एड्रेस सेट कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5, और भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, एन है, के, आई, टी, ये हमारा डेटा है अंकित।
तो ए में है, ठीक है। उसके बाद हमें एन के पास जाना है, एन का एड्रेस क्या है 2, यहाँ पे 2 दे दो। उसके बाद के का एड्रेस क्या है 3, तो यहाँ पे 3 दे दो। उसके बाद नेक्स्ट वाले का 4 एड्रेस यहाँ पे दे दो। उसके बाद ये 5 एड्रेस यहाँ पे दे दो और लास्ट में इसमें नल दे दो। तो अभी इसमें भी फेच कर सकते हैं। सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद 2 में जाएगा, 2 में क्या है एन, फिर नेक्स्ट नोड का एड्रेस 3 में क्या है के, उसके बाद 4 में क्या है आई, उसके बाद इसमें क्या है टी। तो हमारा डेटा देखो हम फेच कर लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप सॉर्टिंग सर्चिंग में भी देखेंगे, एरे में भी सेम ऐसे ही होता है। मान लीजिए कि हम एक यहाँ पे एरे बना रहे हैं, एरे में कैसे डेटा इंटर रिलेटेड रहता है, ठीक है। एरे का एड्रेस स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर मान लो यहाँ पे हम डेटा लिख दें 10, 50, 30, 20, 40। अब किसी ने मुझे बोला कि ये तो हमारा हो गया मान लीजिए एक एरे जिसमें हम वैल्यू रखे हुए हैं। किसी ने हमें बोला कि इसको सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस एड्रेस की मदद से ही इस डेटा को, एरे के डेटा को सॉर्ट कर पाएंगे। तो जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 10, 20 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने पे 30, 40, फिर 50। तो ये हम डेटा कैसे सॉर्ट कर पाए, एड्रेस सेम रहेगा। ये डेटा को हम कैसे सॉर्ट कर पाए, इस डेटा को हम इसलिए सॉर्ट कर पाए क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड था और इस एड्रेस की मदद से हम क्या किए, डेटा को सॉर्ट कर पाए। और अगर कोई बोलेगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करो, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो, 30 को हमें प्रिंट करके दिखाओ, तो हम 30 को भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली प्रिंट करके A2, ठीक है। तो ये हो गया सर्चिंग सॉर्टिंग का टेक्निक में भी हमें दिखता है कि डेटा कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। 10 के बाद 50 है अगले वाले एड्रेस पे, अगले वाले एड्रेस पे 30 है, फिर अगले एड्रेस पे 20। तो ये जो एड्रेस है ना कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, इसी एड्रेस के थ्रू हम सर्चिंग सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा पाते हैं एरे में, ठीक है। तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है कि कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि डेटा कैसे एक दूसरे से लॉजिकली और मैथमेटिकली कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक होगा पर्पस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है। द मेन एम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम एंड डिक्रीज द स्टोरेज रिक्वायरमेंट। प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है डेटा स्ट्रक्चर और स्टोरेज रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करने का काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम बनाए, किसी प्रोजेक्ट में काम किए, हमारा प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। और स्टोरेज रिक्वायरमेंट को हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, मेमोरी को रन टाइम में मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ पर्टिकुलर मेमोरी का ही रिक्वायरमेंट है, हमने ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर लिया था अपने प्रोग्राम में, तो हम उसको रन टाइम में मैनेज कर सकते हैं, मेमोरी को डिक्रीज़ कर सकते हैं, स्टोरेज रिक्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, मेमोरी डिक्रीज़ होने पर हमारे प्रोग्राम का एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन एम होता है डेटा स्ट्रक्चर का। C++ में इसीलिए कहा जाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का। पहला होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीक्वेंस के फॉर्म में मेमोरी ऑक्युपाइड होता है डेटा के लिए, ठीक है। जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, मेमोरी क्रिएट होता है एलिमेंट्स के लिए सीक्वेंस के फॉर्म में, लीनियर में। और नॉन लीनियर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेंडमली कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी स्टोर हो जाता है हमारा डेटा। ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, ठीक है। अब हम बात करें अगर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है डेटा स्ट्रक्चर का। होमोजीनियस जिसमें हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं, जैसे एरे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, होमोजीनियस, इसमें सिमिलर डेटा ही हम स्टोर कर पाएंगे। और नॉन होमोजीनियस यानी इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को वैल्यू के साथ काम कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर और यूनियन, ओके। अगला क्लासिफिकेशन हो गया हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया कि जिसमें हम फिक्स साइज ऑफ मेमोरी के साथ काम करते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक एरे बनाया जिसका साइज हमने 10 रख दिया, तो अब ये 10 ही रहेगा, इसको ना हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ना डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हमें कम मेमोरी का ज़रूरत है तो हमारा मेमोरी को हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते, वो वेस्ट होगा। और अगर हमें मेमोरी को इंक्रीज़ करने का रिक्वायरमेंट आ गया तो हम इंक्रीज़ भी नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स होता है स्टैटिक, ठीक है। डायनेमिक में क्या होता है कि हम पॉइंटर के साथ काम करते हैं, इसमें हम मेमोरी को रन टाइम में मैनेज कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया सर्चिंग ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से। उसके लोकेशन के साथ अगर हमें एलिमेंट को फाइंड करना हुआ तो हम सर्चिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। सेकंड हो गया हमारा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रोसेस करना हुआ,
इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए मैंने 10 स्टूडेंट्स को कुछ टास्क दिया और सेकेंड डे जब हम चेक करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को हम चेक करेंगे कि उन्होंने टास्क कंप्लीट करा कि नहीं। तो यही होता है ट्रैवर्सिंग, जिसमें हम इंडिविजुअल एलिमेंट, जो डेटा स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, सभी को प्रोसेस करके देखते हैं। ठीक है। इंसर्ट का मतलब अगर हमें न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना हुआ तो हम इंसर्ट यूज़ करेंगे, इंसर्टिंग परफॉर्म करेंगे। अपडेटिंग में रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना हुआ, डिलीटिंग मतलब रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना हुआ तो हम डिलीटिंग यूज़ करेंगे। मर्जिंग, अगर मान लीजिए हमें 2 सॉर्टेड लिस्ट को कंबाइन करना हुआ तो हम मर्जिंग टेक्निक यूज़ करेंगे एक सिंगल लिस्ट में मर्ज करने के लिए। फिर हो गया हमारा सॉर्टिंग, अगर मान लीजिए हमें एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशंस। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, रियल में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम में, वो सब डिस्कस करेंगे। तो एल्गोरिदम क्या होता है? द स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रोग्राम इन जनरल लैंग्वेज इज कॉल्ड एल्गोरिदम। किसी भी प्रोग्राम का अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज मतलब अपने लैंग्वेज में अगर आप लिख रहे हैं तो वही होता है एल्गोरिदम। ठीक है। आप इसका एक और डेफिनेशन ले सकते हैं यहाँ पे, एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ एन क्लियर इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम सच अ वे दैट इट कैन इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर। ठीक है। आप एल्गोरिदम को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मान सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको बाद में हम क्या कर सके, अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सके प्रोग्राम के फॉर्म में, वही होता है एल्गोरिदम। ठीक है। और एक एल्गोरिदम में सारा चीज़ होता है किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक प्रोग्राम ले लें ऐड टू नंबर का, तो ऐड टू नंबर का प्रोग्राम बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एल्गोरिदम पता होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं कि अगर हम आपको बोलेंगे ऐड टू नंबर का प्रोग्राम बनाओ तो आप डायरेक्ट जाएंगे सिस्टम के पास बनाने लगेंगे, और इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार हम अटक जाते हैं। वो तो अभी हमें इसका लॉजिक पता हो गया तो हम बना लेंगे, लेकिन जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम न्यू स्टूडेंट आते हैं तो उनको दिक्कत होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है लॉजिक और ना ही सिंटैक्स पता होता है। तो कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने से पहले बेटर ये होता है कि उसका आप एल्गोरिदम लिख लो, अपने से ये एनालाइज करो कि इस ऐड टू नंबर के प्रोग्राम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, हमें वो रिक्वायरमेंट ही एल्गोरिदम कहलाता है। जैसे स्टेप 1 क्या होगा हमारा, बिगिन। स्टेप 2 में हम ये देखेंगे कि हमें 2 नंबर को ऐड करना है, यानी हमें 2 इनपुट चाहिए होगा। तो यहाँ पे ए एंड बी हम क्या ले लेंगे, 2 वेरिएबल ले लेंगे इनपुट के लिए, ये हम अपने एल्गोरिदम में लिख रहे हैं। ए एंड बी में इनपुट होने के बाद हमारा अगला रिक्वायरमेंट क्या होगा कि हमें इनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है। स्टेप 4 में डिस्प्ले कर देंगे हम अपने आउटपुट ऑफ एडिशन को, यानी सम को। स्टेप 5 एग्जिट। तो अगर आप ये एल्गोरिदम लिख लोगे, अपने से रिक्वायरमेंट समझ के एल्गोरिदम बना लोगे, तो अब आपको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको सारा स्टेप पता है। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको अगर हम बोले कि सी लैंग्वेज या फिर जावा में आप इसको इंप्लीमेंट करो ऐड टू नंबर को, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बस उस लैंग्वेज का सिंटैक्स पता होना चाहिए। अगर आपको सिंटैक्स पता होगा लैंग्वेज का, तो आप क्या करेंगे, इस रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है। अब हम आपको ऐड टू नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाएंगे, सेम उसी एल्गोरिदम को फॉलो करके जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाया। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, बिगिन। तो ये हो गया हमारा बिगिन। स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, इनपुट 2 नंबर्स ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का 2 नंबर इनपुट लेंगे। तो पहला नंबर हम ए में इनपुट ले लेते हैं 10, सेकंड नंबर हम बी में इनपुट ले लेते हैं 20। ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या था, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम। तो ए प्लस बी हम करेंगे यहाँ पे, और उसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे एक थर्ड वेरिएबल सी में। ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या था, प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी, यानी एडिशन का रिजल्ट प्रिंट करो। तो यहाँ पे हम प्रिंटअप फंक्शन यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। %d फॉर्मेट स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे इंटीजर वैल्यू के लिए। ठीक है। और यहाँ पे हम सी को प्रिंट कर देंगे। स्टेप नंबर 5 क्या था, एग्जिट। तो यहाँ पे देखो हमारा कार्ली ब्रेसेस हम क्लोज कर दिए हैं, एग्जिट हो गया है। ठीक है। प्रोग्राम हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो रन कोड पे हम क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा रिज़ल्ट हमारा प्रिंट होगा 30। ये देखो रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं अगर आपके पास उस प्रोग्राम का एल्गोरिदम होगा। तो यही रिकमेंडेशन होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले, प्रोग्रामिंग करने से पहले एक बार उसका एल्गोरिदम जरूर स्टेप बाय स्टेप लिख ले कि उस प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको लगेगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम। तो पहला प्रॉपर्टी होता है इनपुट। हर एक एल्गोरिदम में इनपुट होना चाहिए।
सेकंड आउटपुट, एल्गोरिदम में इनपुट आउटपुट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिखेंगे तो ये कॉमन रहेगा। थर्ड होता है डिफाइनाइटनेस, ये क्या होता है, एवरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए समझने के लिए। फिर हो गया अफेक्टनेस, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एल्गोरिदम मस्ट बी बेसिक इनफ टू कैरीड आउट और इट मस्ट बी फिजिबल। फिर हो गया फाइनाइटनेस, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर डिफरेंट केसेस एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट आफ्टर फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम एक और प्रोग्राम ले रहे हैं नेचुरल नंबर का, ठीक है, कि नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए अगर हमें कोई बोल दे कि उसका एल्गोरिदम लिखो तो कैसे लिखेंगे। स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 एक वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए एल्गोरिदम में हम यूज़ करते हैं सेट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज के लिए i = 1 वैल्यू डाल दिए उसमें, ठीक है। स्टेप 3 रिपीट करेंगे हम स्टेप 4 और 5 को। लूप का कंडीशन क्या होगा, <= 10 तक, क्योंकि हमें 1 से 10 तक प्रिंट चाहिए नंबर, ठीक है। तो 4-5 स्टेप रिपीट होगा, यानी 2 स्टेप ये रिपीट होगा। पहला 1 प्रिंट होगा, ये वाला वैल्यू 1 प्रिंट होगा, उसके बाद i का वैल्यू बढ़ के 2 होगा, फिर वापस से स्टेप 4 में 2 प्रिंट होगा। तो ये दोनों स्टेप रिपीट करता रहेगा कितने टाइम्स तक, 10 टाइम्स तक। तो हमारा नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाएगा जहाँ तक हम चाहते हैं, उसके बाद एग्जिट, जब रिजल्ट आ गया एग्जिट। तो ये हो गया नेचुरल नंबर प्रिंट करने का, नेचुरल नंबर के प्रोग्राम का एल्गोरिदम। तो अगर आपको ये एल्गोरिदम पता चल गया तो अभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे प्रोग्राम के फॉर्म में रियल में, ठीक है। अब हम आपको नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, सेम वही एल्गोरिदम फॉलो करके जो हमने आपको दिखाया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 बिगिन था। स्टेप नंबर 2 में क्या था, i में हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, एक वेरिएबल i में 1, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, हम लूप यूज़ किए थे, कंडीशन लगाए थे। तो यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। कंडीशन क्या होगा कि i का वैल्यू <= 10, हमें 10 तक चाहिए तो 10 तक जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कोड होगा इस बॉडी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे, तो प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अपनी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d, i प्रिंट कर दिया हमने। प्रिंट करने के बाद इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट करने के बाद i की वैल्यू हमें इंक्रीज़ करनी है, तो यहाँ पे हम i की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एग्ज़िट था और कोई भी स्टेप्स नहीं था। तो जो स्टेप्स हमने एल्गोरिदम में आपको दिखाया उतना ही स्टेप्स को यूज़ करके हम ये प्रोग्राम बना दिए हैं, ठीक है। अब चलो हम इसको रन करते देखते आउटपुट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये रन हो गया, देखो ये आउटपुट प्रिंट हो गया। तो अगर आप चाहते वैल्यू स्पेस में प्रिंट हो तो यहाँ पे एक स्पेस आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम का एल्गोरिदम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। और एक बार अगर आप समझ गए, एल्गोरिदम लिख लिया, रिक्वायरमेंट को जान लिया, तो उसके बाद प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना कितना इजी होता है आपने देख भी लिया। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले हमने डिस्कस करा व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको भी पता, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा को एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रखना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर हम देखे थे पर्पस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की, पर्पस क्या होता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम एंड डिक्रीज द स्टोरेज रिक्वायरमेंट, ये पर्पस होता है डेटा स्ट्रक्चर का। फिर क्लासिफिकेशन में हम देखे थे, पहला था हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में, और हमारा नॉन लीनियर में क्या होता है कि वो रैंडम फॉर्म में कहीं भी स्टोर हो जाता है। सेकंड क्लासिफिकेशन था डेटा स्ट्रक्चर का होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या था कि हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं, ठीक है, जैसे एरे। और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा के साथ हम काम करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर यूनियन। फिर हमारा था अगला स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक में क्या होता है कि हम फिक्स साइज ऑफ मेमोरी के साथ काम करते हैं। डायनेमिक में हम मेमोरी को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, ठीक है। फिर आ गया था हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिदम हम आपको बताए थे, इनपुट, आउटपुट, अफेक्टनेस, ठीक है, फाइनाइटनेस, ये था हमारा क्या प्रॉपर्टी। फिर हम एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा।